इंडियन पॉलिटी के अपन क्वेश्चंस कर रहे थे, ईयर जो अपने पास है 2010। तो चलो शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट करें। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक अ रिकमेंड द फॉलोइंग अथॉरिटीज मेक रिकमेंडेशन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एज टू प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग द टैक्सेस एंड ड्यूटीज विच मे बी अप्रोप्रिएटेड बाय द पंचायत इन दैट पर्टिकुलर एरिया स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऐसी कौन सी बॉडी है जो गवर्नर को ये बता दी है कि आपको कितना पैसा जो है, कितना टैक्स और ड्यूटीज है पंचायत को देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन। देखो मैंने यहाँ पे पेश भी कर दिया, इस चीज को पढ़ लो। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होते हैं वो रिकमेंडेशन देती है आर्टिकल 243 के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके पास दो काम होते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन। पहली बात तो ये होती है कि ये वो प्रिंसिपल बताती है जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट के बीच में और पंचायत के बीच में, उनके जो नेट टैक्सेस होते हैं, ड्यूटीज होते हैं, टोल्स होते हैं, फीस होते हैं, वो जो लगाते हैं। दूसरी बात ये चीज़ बोलते हैं कि डिटरमाइन करते हैं कि जो टैक्स, ड्यूटीज, टोल्स और फीस है वो असाइन टू और अप्रोप्रिएटेड बाय, मतलब ऐसी पंचायत के द्वारा कौन सी चीज़ कलेक्ट करी जाएगी और असाइन करी जाएगी उनको। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ये किसका काम है, स्टेट फाइनेंस कमीशन का। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो इलेक्शन होता है वो कराता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, स्टेट फाइनेंस कमीशन पंचायत को टैक्स वगैरह पैसा प्रोवाइड करता है और इनका इलेक्शन कराता है स्टेट फाइनेंस कमीशन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। लोक अदालत के लिए हमसे पूछा गया है कि लोक अदालत के लिए इनसे कौन सा करेक्ट है। लोक अदालत हैव द ज्यूरिडिक्शन टू सेटल द मैटर एट द प्री लिटिगेटिव स्टेज एंड नॉट दूस मैटर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट। तो ये चीज़ गलत है। देखो कोई भी मैटर जो अगर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट है लेकिन दोनों पार्टी डिसाइड करती है कि हमें सुलझाना है, तो वो लोक अदालत में जाकर सुलझा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। लोक अदालत कैन डील विद द मैटर विच आर सिविल और यहाँ पे लिखा है नॉट क्रिमिनल, दोनों मैटर सुलझा सकती है, सिविल और क्रिमिनल दोनों सुलझा सकती है, तो ये भी रॉन्ग है। एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ ईदर सर्विंग और द रिटायर जुडिशियल ऑफिसर ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन। तो ये चीज़ गलत है, ओनली बोला है यहाँ पे और एवरी भी बोला है, तो यहाँ पे ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट आ जाते हैं वो भी गलत होते हैं, तो ये भी गलत है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ अबव। तो यहाँ पे देखो 2009 के अंदर लोक अदालत पे क्वेश्चन आया था, तो अब मैंने आपको बताया था कि 1985 के अंदर बनाया गया है। इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिला है किसके थ्रू, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 में। कौन कौन स्टैब्लिश कर सकता है, हाई कोर्ट स्टैब्लिश कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी स्टैब्लिश कर सकती है। तो इसलिए इसका आंसर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोक अदालत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। हु ऑफ द नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, हु ऑफ द फॉलोइंग शैल कॉज एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन टू आर लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। फाइनेंस कमीशन के द्वारा जितनी भी रिपोर्ट बनाई जाती है वो प्रेसिडेंट जो रखता है वो दोनों हाउसेस के सामने रखता है। तो ये जो चीज़ है 1 पॉइंट का आंसर है, तो आपको याद करने की जरूरत है कि जो रिपोर्ट फाइनेंस कमीशन द्वारा पेश करी जाती है वो हाउस के सामने कौन रखता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रखता है। तो जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वर्किंग पढ़ेंगे तब आप यहाँ पे ये चीज़ पढ़ लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1950 एज डीपीएसपी। डीपीएसपी जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, जो कि गवर्नर जो था वो गवर्नर जो इंडिया का गवर्नर जनरल था वो किसको दे रहा था, स्टेट के गवर्नर को, और ब्रिटिश के अंदर जो स्टेट थे उनको दे रहा था। तो यहाँ पर डीपीएसपी के बारे में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू थी वो, मतलब इंस्ट्रूमेंट एक तरह से इंस्ट्रक्शंस जो दिशा निर्देश देने होते हैं उनकी बात करी गई, और डीपीएसपी में भी यही बात करी गई है जो एज अ प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है। तो ये 1935 के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में कौन था, तो ये 1 वर्ड का है, तो आप इसको रट लेना। किसके बारे में बात कर रहा है, ये डीपीएसपी के बारे में। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद क्या है, विथ रेफरेंस टू Constitution of India consider the following fundamental right duties DPSP, which of the following provision of the Constitution of India is fulfilled by the National Social Assistance Program launched by the Government of India। देखो इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताने का क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक तरीका बताने जा रही हूँ जो ये क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे क्या करा उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम एकदम रटते हैं वो पूछा, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्ट सेंस में क्या पूछा कि जो नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है इनमें से कौन सी चीज़ को फुलफिल करता है। यानी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम है क्या। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कब लॉन्च करा गया था, 1995 के अंदर करा गया था, 15 अगस्त 1995 को करा गया था। ये फुलफिलमेंट करता था डीपीएसपी आर्टिकल 41 और 42 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन द मैटर। इसके अंदर क्या इंक्लूड करा जाता था, इसके अंदर नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम को इंक्लूड करा जाता था। आर्टिकल 41 है राइट टू वर्क, एजुकेशन टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टन केसेस। आर्टिकल 42 है प्रोविजन फॉर द जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर द वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। ऑल दिस स्कीम्स ऑल्सो फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द राइट टू लाइफ गिवन अंडर द आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट्स के अंदर राइट टू लाइफ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया।
आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको देखो, ये नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम अभी बताने का क्वेश्चन, मतलब अभी बताने का या फिर इसको सॉल्व कराने का कोई मतलब नहीं होता, मतलब इसलिए मतलब नहीं होता क्योंकि ये बहुत पुराना है, 1995 का है, अपन तो 2004 के अंदर है, 2024 के अंदर है अपन तो यहाँ पे ये बहुत पुरानी चीज़ है। लेकिन मैं आपको क्वेश्चन का तरीका बताना चाह रही हूँ कि यूपीएससी ने कैसा क्वेश्चन पूछा है कि ना एक प्रोग्राम से किस पे बेस्ड है, किस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, वो चीज़ हमसे पूछ ली गई है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन होगा तो इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 एंड 3। बात समझ में आ रही है। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन से बताना चाह रही हूँ कि वो तरीका क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम चलाया गया है तो वो किस चीज़ को फुलफिल कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ को या डीपीएसपी को, ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये आज का लास्ट वाला क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2010 के अंदर बहुत कम क्वेश्चन आए थे। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टेंडर एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन मैटर ऑफ द लॉ और फैक्ट। हमसे ये पूछा गया, इनमें से हमसे पूछा गया कौन सा करेक्ट है, ये चीज़ देखनी है। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव इफ ही सीक्स सच एडवाइस ओनली इफ द मैटर रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आर्टिकल 143 देखते हैं जिसके अंदर एडवाइसरी ज्यूरिडिक्शन है किसका, सुप्रीम कोर्ट का। यहाँ पे क्या होता है, प्रेसिडेंट कैन सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये एस सी जो लिखा ना, S.C सुप्रीम कोर्ट है, इन 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरी कौन सी है, ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस विच इज अराइजन और विच इज लाइकली टू बी अराइजन। ऐसा कोई क्वेश्चन जो पब्लिक मैटर का, लॉ का अराइज हो चुका है या फिर होने वाला है, उसके लिए भी जो प्रेसिडेंट है वो किसके पास जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देने से मना भी कर सकता है और हाँ भी कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, एग्रीमेंट, कोवेनेंट और एंगेजमेंट एक्सेट्रा। तो वहाँ पे SC मस्ट, यहाँ पे देखो मस्ट को मैंने सर्कल कर दिया, मस्ट टेंडर इज ओपिनियन। जब ऐसा कोई डिस्प्यूट अराइज होगा जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी पे होगा, एग्रीमेंट होगा, कोवेनेंट्स होंगे, एंगेजमेंट किसी बात की हो रखी होगी, अगर उस पर बेस्ड होगा तो उस पर SC को अपना जो मैटर है, अपनी जो राय है, अपना जो ओपिनियन है वो देना ही होगा। और लेकिन प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू द एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट पे ये जरूरी नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ओपिनियन दिया है वो माने या फिर नहीं माने। अब अपन इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, ठीक है, प्रेसिडेंट, जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रेसिडेंट को अपने इनिशिएटिव पे एडवाइस नहीं दे सकता, लेकिन सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो केस हुआ था, अभी आज की न्यूज़ है, जिसके अंदर क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राउस कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है उसके अंदर जो बच्चे बेसमेंट में रहने के कारण, पानी भरने के कारण वहाँ पे जिनकी डेथ हो गई थी, उसके लिए सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है। वो प्रेसिडेंट को एडवाइस नहीं दे रहे, वो खुद उस केस को ले रहे। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को नहीं दे रहे, इसलिए फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट रॉन्ग हो गया तो ये वाला गलत है और ये वाला भी गलत है। उसके बाद देखो, इफ़ ही सीक सच एडवाइस, अगर प्रेसिडेंट जो होगा वो एडवाइस के लिए बोलेगा तो सेकंड है वो चीज़ देंगे। ओनली इफ द मैटर, ओनली नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया पब्लिक इंपॉर्टेंस लॉ पे भी मैटर पे वो एडवाइस मांग सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट वाला गलत हो जाएगा और वैसे भी यहाँ पे ओनली आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड भी रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 2, यानी बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर आज के अपने सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं 2010 के। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।